नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बेहद जरूरी जानकारी दे दूं। दोस्तों, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है www.advocatedeepakangrich.com। दोस्तों, इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको जितनी भी लीगल इंफॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर यानी कि यूट्यूब चैनल के अंदर यहां पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहां पर मैंने आपको वीडियो दी थी, वो सारी वीडियोस आपको इस वेबसाइट पर जाकर हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब आपको जितनी भी लीगल क्वेरीज है या फिर आप कोई भी लीगल इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सिंपल हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़कर उसे वहां पर समझ सकते हैं। अब दोस्तों, बढ़ते हम आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार जब किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी होती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक ऐसी चीज है जो हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कभी ना कभी जरूर करनी पड़ती है। पर दोस्तों, उन्हें यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं ये उन्हें पता होता ही नहीं। उन्हें बेसिकली यहां पर एक दो तरीके पता होते हैं, जैसे कि विल के थ्रू या फिर यहां पर सेल डीड या फिर गिफ्ट डीड। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के 5 तरीके होते हैं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको इन तरीकों में इनके जो बेनिफिट्स होते हैं और इनके यहां पर प्रोस कौन क्या क्या होते हैं, यानी कि इनके क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारे मैं इस वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूं। दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें कैसे और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां बरतें। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा आमतौर पर ज्यादातर लोग इसी मेथड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर यूज करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए इसी मेथड को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। यहां पर दोस्तों, जितनी भी पार्टीज होती हैं, जो बेसिकली यहां पर 2 ही होती हैं, यहां पर उनके बीच में एक एग्रीमेंट तय होता है, यानी कि एक एग्रीमेंट बनता है लिखित तौर पर। उसके अंदर इस एग्रीमेंट की शर्तें लिखी जाती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है उसके बीच में जो शर्तें तय की गई हैं वो यहां पर लिखित तौर पर की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त यहां पर कुछ चीजें और ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि यहां पर जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहां पर जो 2 पार्टी हैं उसके अलावा यहां पर 2 गवाह होने भी बेहद जरूरी हैं, और उन 2 गवाहों के साथ साथ उनके यहां पर आईडी प्रूफ भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर जो वहां पर मांगे जाए। इसके अलावा यहां पर उनकी फोटोग्राफ भी ली जाती हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करें स्टैंप ड्यूटी की। बेसिकली दोस्तों, स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो हर राज्य की अलग होती है। अगर हम यहां पर दिल्ली की बात करें तो यहां पर महिलाओं के लिए जो उस ट्रांसफर करने वाली प्रॉपर्टी है उसकी सारी कीमत की 4% जो महिलाओं को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, और वहीं पुरुषों को उस प्रॉपर्टी की जितनी भी कीमत है उसका 6% स्टैंप ड्यूटी की तरह यहां पर देना पड़ता है। अब दोस्तों, यहां पर जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर यहां पर एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि उस एग्रीमेंट के अंदर आपको जितनी भी चीजें सारी वहां पर साफ साफ लिखवा देनी चाहिए, जैसे कि आप प्रॉपर्टी का कौन सा हिस्सा बेच रहे हो या फिर वो कितने यहां पर स्क्वायर मीटर का है। इसके अलावा वो कौन सी दिशा में लगता है, कितने साइड ओपन है, क्या इस चीज से सारी पार्टी सहमत है या फिर जिस पार्टी को आप उसे बेच रहे हो क्या वो इस चीज से सहमत है। इसके अलावा जो आप इन फ्यूचर डेट में आप उसे बेचना जा रहे हो वो डेट कब की है। इसके अलावा यहां पर आप ये चीज भी लिख सकते हैं कि यहां पर जो आप यहां पर बेचने के बाद उसे पेमेंट लेने वाले हो या फिर उसे पेमेंट देंगे, जो भी आपके बीच यहां पर तय हुआ है वो आप यहां पर किस मेथड से लेंगे, चाहे वो कैश के थ्रू ले रहे हैं या फिर कोई और मेथड है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहां पर एक चीज और ध्यान दें कि आप जो वहां पर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो क्या वो वहां पर जो गवर्नमेंट ने सर्कल रेट तय किया है उसके अनुसार है, क्या वो उससे कम तो नहीं। बेसिकली दोस्तों, जो एग्रीमेंट होता है यहां पर उसके अंदर ये सारी चीज वहां पर क्लियरली जो है वहां पर ये चीज लिखी होनी चाहिए।
अब दोस्तों यहां पर इसके मैं बेनिफिट और यहां पर नुकसान की बात करूं तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यहां पर आप एक तरह से गवर्नमेंट को ट्रांसफर फीस पे कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहां पर इन फ्यूचर भी आपको इस चीज से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बेसिकली यहां पर नुकसान क्या होगा, यहां पर नुकसान यही होता है कि यहां पर जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है उसे भी ट्रांसफर टैक्स या फिर ट्रांसफर फी कहें तो उसे भी वहां पर देना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली में 4% महिलाओं के लिए और 6% पुरुषों के लिए। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और उसके बाद इन फ्यूचर कई बार उसे बेचते हैं, तो जो इस बीच के जो ट्रांसफर फी होती है उसका जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है, जिसकी वजह से ये जो 20 से 30% जो मुनाफा कमाया जाता है वो यहां पर इस ट्रांसफर फी के अंदर ही चला जाता है। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा का यही फायदे और नुकसान होते हैं। दोस्तों इसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के अगले मेथड की, यानी कि गिफ्ट डीड की। दोस्तों भारतीय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के सेक्शन 122 के अंदर गिफ्ट डीड की परिभाषा दी गई है। अब दोस्तों यहां पर मैं इसे ऊपरी तौर पर आपको समझाऊं तो अगर यहां पर कोई व्यक्ति अपने मन से बिना किसी फोर्स के किंतु अपने मन से किसी व्यक्ति को, चाहे उसका यहां पर प्यार प्रेम हो या फिर दया भावना हो या फिर कोई भी कारण हो, कोई भी संपत्ति चाहे वो चल हो या फिर अचल संपत्ति हो, यानी कि मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी व्यक्ति को दान में देता है तो वहां पर उसे गिफ्ट डीड कहते हैं दोस्तों। पर दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर दान में देता है तो इसके बदले वो यहां पर उस व्यक्ति से कुछ भी ना ले, तभी ये गिफ्ट डीड माना जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बात करें गिफ्ट डीड में क्या हम पेपर वर्क की, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा, उसी की तरह भी गिफ्ट डीड के अंदर भी एक एग्रीमेंट तैयार होता है जिसके अंदर 2 गवाह होते हैं, उनके यहां पर आईडी प्रूफ लिए जाते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों यहां पर प्रॉपर्टी का पूरा मेंशन करना चाहिए एग्रीमेंट के अंदर कि आखिरकार आप कितनी प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, वो कौन सी दिशा में लगती है, या फिर इसके अंदर जो वहां पर उस प्रॉपर्टी का ब्यौरा है आप उसमें साफ साफ लिख दें। अब दोस्तों यहां पर स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो बेसिकली दोस्तों सेल डीड में जितनी यहां पर स्टैंप ड्यूटी दी जाती है उतनी ही आपको गिफ्ट डीड के अंदर भी यहां पर स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ जाती है। अब दोस्तों यहां पर लाभ और हानि की बात करें, लाभ और हानि दोस्तों सबसे बड़ा लाभ यहां पर यह होगा कि जिसे यहां पर गिफ्ट मिल रहा है उसे यहां पर सामने वाली पार्टी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, तो यहां पर गिफ्ट डीड के अंदर यह लाभ होता है। किंतु दोस्तों यहां पर एक नुकसान भी होता है, यहां पर जिस भी व्यक्ति ने गिफ्ट दिया है किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का, वो इन केस इन फ्यूचर में कोर्ट केस करके भी उस गिफ्ट डीड को वहां पर वापस ले सकता है दोस्तों, यानी कि वो जो भी प्रॉपर्टी है उसे वहां पर वो इन फ्यूचर में वापस भी ले सकता है कोर्ट केस कर कर। अब दोस्तों वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा त्यागनामा, जिसे हम रिन्यूकेशन डीड भी कहते हैं। अब दोस्तों बेसिकली त्यागनामा में होता क्या है, यहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को त्याग देता है। बेसिकली दोस्तों इसी के अंदर यही होता है। अब मैं आपको यहां पर एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, मान लेते हैं कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर सभी भाइयों का वहां पर बराबर बराबर का हक है, और वहां पर क्या करता है एक भाई अपना वहां पर हक को त्याग देता है, उसके बाद वो यहां पर किसी विशेष भाई को सारी संपत्ति जो उसके हिस्से में आती थी त्याग कर उसके नाम भी कर सकता है। इसके अलावा वो यहां पर सभी भाइयों को बराबर बराबर भी यहां पर जो प्रॉपर्टी त्याग कर बांट सकता है। अब बेसिकली दोस्तों यहां पर त्यागनामा यानी कि रिन्यूकेशन डीड के अंदर होता भी यही है कि यहां पर कोई व्यक्ति बिना किसी यहां पर इनटेक के, यानी कि उसे इसके बदले में कुछ नहीं हो लेना होता है, जैसे कि गिफ्ट डीड के अंदर होता था, और वहां पर वो अपनी जितनी भी उसकी संपत्ति है उसे वो त्याग देता है और किसी विशेष के नाम करके या फिर सबके हिस्से में बराबर बंटवा देता है। बेसिकली दोस्तों त्यागनामा के अंदर यही होता है। अब दोस्तों यहां पर कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि यहां पर त्यागनामा करने से पहले उसको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पर वो किसी अपने निजी रिश्तेदार या फिर ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति को यहां पर प्रॉपर्टी त्याग कर दे सकता है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जिसके अंदर मैं एक फायदा आपको ये चीज बता दूं, यहां पर वो जो व्यक्ति होते हैं वो यहां पर बिना किसी ट्रांसफर फी के उस प्रॉपर्टी को अपने नाम भी करवा सकते हैं, जो उसके भाई होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। इसके अलावा यहां पर उन्हें क्या होता है, ट्रांसफर फी तो करनी नहीं होती पे, इसके अलावा उन्हें कुछ मामूली सी फी पे करके वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति से त्याग करवा के अपने नाम करवा सकते हैं।
इसका दोस्तों यहां पर एक नुकसान भी ये होता है, इसका नुकसान सबसे बड़ा यही होता है कि जिस व्यक्ति ने यहां पर प्रॉपर्टी को त्याग कर किसी भी भाई के नाम कर दिया, इन फ्यूचर वो यहां पर एक वैलिड रीजन देकर यहां पर क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को वापस भी मांग सकता है। और इन केस अगर यहां पर उस व्यक्ति ने जिसके नाम वो प्रॉपर्टी भी की गई थी त्याग कर, वो उस प्रॉपर्टी को बेच चुका है, तो वहां पर उसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी देना पड़ता है। और अगर यहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देने से इंकार कर देता है तो उसे अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम करनी पड़ जाती है। बेसिकली दोस्तों यही कुछ त्यागनामा के अंदर होता है जो मैंने आपको समझाया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के अगले मेथड की, वो होता है मलकियत। अब दोस्तों ये वर्ड आपने शायद ही पहले सुना हो, किंतु आपने ये चीज जरूर पहले देखी होगी। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भी रिलिनिकेशन डीड यानी कि त्यागनामा की तरह ही होता है, पर यहां पर मेथड थोड़ा सा इससे अलग होता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि होता क्या है। मान लेते हैं यहां पर किसी व्यक्ति ने अपने परिवार, दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार से यहां पर कुछ पैसा उधार लिया था, किंतु किसी कारणवश वो व्यक्ति वो पैसा वापस लौटाने में यहां पर नाकाम रहा। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि सरकार द्वारा कई बार प्रॉपर्टी का अधिग्रहण या फिर चकबंदी कर दी जाती है, किंतु यहां पर सरकार द्वारा ही कोई कदम उठाए गए हो। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने पैसा उधार लिया था वो यहां पर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी व्यक्ति को दे देता है जिस व्यक्ति ने यहां पर पैसा उसको उधार दिया था, यानी कि वो उस व्यक्ति को पैसा ना चुकाकर प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसे दे सकता है। इसे बेसिकली यहां पर दोस्तों मलकियत कहते हैं। जी हां दोस्तों, बेसिकली मलकियत के अंदर होता यही है कि यहां पर जब व्यक्ति पैसा चुकाने में नाकाम रहता है तो वो जब भी सरकार प्रॉपर्टी का अधिग्रहण या फिर चकबंदी या फिर कोई भी चीज करती है तो उस स्थिति में वहां पर वो अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उस व्यक्ति को दे सकता है। अब दोस्तों यहां पर बात करें स्टैंप ड्यूटी की, तो बेसिकली दोस्तों इस चीज की स्टैंप ड्यूटी केवल कुछ रुपए ही होते हैं, यहां पर कोई बड़ी स्टैंप ड्यूटी उस व्यक्ति को नहीं चुकानी पड़ती। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें लाभ या हानि की, तो दोस्तों यहां पर लाभ हानि सबसे बड़ी लाभ यही होता है कि यहां पर कोई ज्यादा बड़ी ट्रांसफर फी नहीं देनी पड़ती, या फिर जिसे हम कहते हैं कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। कुछ मामूली स्टैंप ड्यूटी देने की वजह से यहां पर वो व्यक्ति यहां पर मलकियत कराकर आसानी से अपना कर्जा भी चुका सकता है। अब दोस्तों यहां पर नुकसान की बात करें तो दोस्तों हमने अक्सर भी ऐसी मूवीज में देखा है जहां पर जो बड़े बड़े लोग होते थे वो यहां पर गरीब लोगों की या फिर किसानों की जमीन हड़प लेते जब वो उनका पैसा चुकाने में नाकाम होते थे। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर यही नुकसान होता है कि यहां पर मौका देकर सरकार जब भी प्रॉपर्टी का कुछ अंदर चेंज करती है या फिर अधिग्रहण करती है तो यहां पर वो उस चीज का फायदा उठाकर सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं, और इसी दोस्तों यहां पर फिर उसे पैसे देकर यहां पर तहसीलदार को या फिर कुछ भी करके यहां पर मलकियत करवाकर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करा देते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को यहां पर पैसा उधार देना है वो यहां पर अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी का मलकियत करवा सकता है, यानी कि उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे सकता है, किंतु यहां पर उस प्रॉपर्टी का लेन देन करने का अधिकार तो उस व्यक्ति के पास है, किंतु उस चीज की पावर तहसीलदार के पास होती है। वो चाहे तो इस चीज को मना भी कर सकता है अगर वो ये चीज देखे कि यहां पर वो व्यक्ति यहां पर फोर्सफुली इस चीज को करवा रहा है। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के सबसे आखिरी मेथड की बात करें तो वो होता है दोस्तों विल यानी कि वसीयतनामा। दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H के अंदर इसे परिभाषित भी किया गया है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको इसे समझाऊं तो यहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से एक विल तैयार करवाता है, यानी कि इच्छा पत्र तैयार करवाता है, जिसके अंदर वो यहां पर यह चीज लिखवाता है कि इन फ्यूचर जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसकी जो भी चल या अचल संपत्ति है वो किसके नाम चली जाए। बेसिकली दोस्तों यहां पर यही होता है विल और वसीयत के अंदर। अब दोस्तों यहां पर विल यानी कि वसीयत लिखने के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे कि जो व्यक्ति यहां पर विल तैयार कर रहा है वो यहां पर 18 साल या फिर इससे ऊपर का होना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति यहां पर विल लिख रहा है उसकी जो संपत्ति है वो उसी के नाम पर होनी चाहिए, और या तो उसने वो खुद कमाई हो या फिर वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर उसके नाम करवाई गई हो, किंतु वो उसी के नाम हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो विल लिखवाई जाती है वो यहां पर उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए, एक उनके पास खुद हो और एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो विल तैयार करवाई जाती है उसके ऊपर 2 व्यक्तियों के और हस्ताक्षर होने चाहिए जो गवाह के तौर पर हम बात करें।
अब दोस्तों यहां पर हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों कोई बड़ी स्टैंप ड्यूटी यहां पर किसी व्यक्ति को नहीं चुकानी पड़ती। अब दोस्तों हम जैसे दिल्ली की बात करें तो विल लिखते वक्त दिल्ली के अंदर स्टैंप ड्यूटी 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच लगती है दोस्तों। तो बेसिकली यहां पर दोस्तों कोई बड़ी स्टैंप ड्यूटी यहां पर नहीं चुकानी पड़ती। अब दोस्तों विल और वसीयत के अंदर हम लाभ हानि की बात करें तो दोस्तों यहां पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि यहां पर नहीं फेस करनी पड़ती। और यहां पर सबसे बड़ा लाभ दोस्तों यही होता है कि यहां पर व्यक्ति के जीवित रहते हुए उसकी इच्छा अनुसार जो उसकी संपत्ति होती है उसकी मृत्यु होने के बाद सही हाथों में चली जाती है, यानी कि यहां पर इन फ्यूचर लड़ाई झगड़ों से वो व्यक्ति सबको बचा लेता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप आज की ये वीडियो यहां पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट www.advocatedeepakangrij.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करा दिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैंने आपके लिए यहां पर रोज इसी प्रकार की कानूनी संबंधी सलाह की आपकी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए।